नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके जाने के दोस्तों बड़ी खबर आपको बता दें। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी ने लगवाई वैक्सीन। डॉक्टर नरेश त्रेहन बोले 6 महीने में भारत को मिल सकती है हार्ड इम्यूनिटी। जी आपको बता दें पूरे देश भर में वैक्सीनेशन का दूसरे चरण का समर्थन शुरू हो चुका है। दूसरे चरण की वैक्सीनेशन नीतीश कुमार समेत कई मुख्यमंत्रियों ने लगवाई, इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही, फिलहाल संघर्ष विराम की घोषणा के बाद भारत और पाकिस्तान में फिर तैनात किए जा सकते हैं उच्चायुक्त। इस बीच व्यापार को भी बढ़ाने को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच ऐलान कर दिया गया। जी आपको बता दें कपास के आयात शुरू हो सकते हैं, ये भी बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही, सऊदी ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका। कांग्रेस कश्मीर के मसले पर फिर से साथ छोड़ा पाकिस्तान का, बताया भारत का अभिन्न अंग। जी हाँ, ये भी आपको बताएंगे। इस बीच व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद पहली बार नजर आए डोनाल्ड ट्रंप, नई पार्टी पर किया बड़ा ऐलान, ये भी आपको बताएंगे। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा मालवाहक जहाज में विस्फोट के लिए ईरान को ठहराया जिम्मेदार, कहा ईरान ने किया था हमला। जी हाँ, कल शाम को हमने आपको बताया था कि कैसे ईरान ने हमला किया है मालवाहक समुद्र में इजरायली की, उसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच दोस्तों म्यांमार में हालात पूरी तरीके से बेकाबू हो चले। म्यांमार की सड़कों पर डटे प्रदर्शनकारियों को ऑंग सान सू पर लगा नया आरोप, अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, ये भी आपको बताएंगे। लगातार सेना के खिलाफ आक्रोश जारी है। सब कुछ खबरें जाने के, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करो। और आप भी प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व पे पूर्णतः भरोसा करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा के बाद फिर तैनात किए जा सकते हैं उच्चायुक्त। व्यापार को बढ़ाने के लिए शुरू हो सकते हैं कपास के आयात, ये बड़ी खबर निकल के। भारत और पाकिस्तान द्वारा पिछले हफ्ते संघर्ष विराम के नियमों पर सहमति जताने वाली घोषणा के बाद दोनों पड़ोसी मुल्क नई दिल्ली और इस्लामाबाद में अपने संबोधित उच्चायुक्तों को मिशन में बहाल करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इस बीच CNN न्यूज़ 18 को यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि फरवरी 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान ने अपने उच्चायुक्तों को वापस बुला लिया था और दोनों मिशन तब से ही नेतृत्वहीन थे। इससे पहले साल 2002 में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान दोनों देशों ने अपने उच्चायुक्तों को वापस बुलाया था। अंततः तत्कालीन जनरल मुशर्रफ और भारत के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी के बीच 2003 में संघर्ष विराम समझौते हुए थे। इसके बाद साल 2004 में सार्क समिट के लिए भूतपूर्व PM वाजपेयी पाकिस्तान भी गए थे। कुछ ऐसा ही इस बार भी हो सकता है। हालांकि सूत्रों ने कहा है कि फिलहाल इस साल के अंत में सार्क सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी की इस्लामाबाद की यात्रा करने की संभावना दूर दूर तक नहीं दिख रही है। तो दोस्तों इस बीच आपको बता दें भारत और पाकिस्तान के बीच ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अब एक बार फिर से बातचीत के रास्ते जब मसला आ ही रहा है तो आयात शुरू भी हो सकता है पाकिस्तान से। भारत से कपास का आयात हो सकता है। पाकिस्तान की ज़मीन मार्ग से भारत के कपास के आयात की मंजूरी दे सकता है। नियंत्रण रेखा LOC पर नए संघर्ष विराम समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध भी बहाल होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। और रविवार को मीडिया की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। आपको बता दें वाणिज्यिक मंत्रालय में सूत्र के हवाले से द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लिखा है कि वाणिज्य पर प्रधानमंत्री के सलाहकार अब्दुल रज़ाक दाऊद इस बारे में फैसला ले सकते हैं। तो ये बड़ी खबर। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों कश्मीर मसले पर पाकिस्तान को नहीं मिला सऊदी का साथ, हर बार फेल हुए इमरान। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो सऊदी अरब पहले कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दिया करता था, अब वो तटस्थता बरत रहा है। यानी सऊदी ने पाकिस्तान के कश्मीर के मुद्दे पे पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया। पाकिस्तान की तमाम कोशिशों के बाद सऊदी अरब ने कश्मीर के मुद्दे पर अपनी तटस्थता को बनाए रखा। खाड़ी देशों में उसकी लगातार मशक्क़तों के बाद भी समर्थन न जुटाने को उनके कूटनीतिक विफलता माना जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि सामरिक विश्लेषक और ओसांस फाउंडेशन के CEO अभिनव पांड्या बताते हैं कि 2014 से भाजपा के सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सऊदी अरब के संबंध हमेशा अच्छे बने हैं। अक्टूबर 2019 में प्रधानमंत्री के रियाद दौरे के बाद से सऊदी अरब कश्मीर के मसले पर अपनी तटस्थता बनाए हुए हैं। यही नहीं, उसने सीमा
पार से हो रहे आतंकवाद की भी निंदा की है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सऊदी अरब ने पूर्व में कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान का साथ दिया था और वर्तमान में हालात बदल गए हैं। अब सऊदी अरब कश्मीर के मामलों में तटस्थता ही बनाकर चल रहा है। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की दूरियां उस समय से ज़्यादा बढ़ गई जब पाकिस्तान ने सऊदी अरब के नेतृत्व वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के कश्मीर के मसले पर बैठक बुलाने की मांग कर दी थी, लेकिन सऊदी अरब ने पूरी तरीके से इसको नकार दिया था। हम चलते हैं अगले अपडेट। आपको बता दें, व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद पहली बार दिखे डोनाल्ड ट्रंप। नई पार्टी पर किया बड़ा ऐलान। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद पहली बार सार्वजनिक तौर पर मौजूदगी दर्ज करवाते हुए अपनी पार्टी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। फ्लोरिडा के कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा है कि फिलहाल वो नई पार्टी नहीं बनाएंगे। उन्होंने अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनकी अमेरिका फर्स्ट की नीति अमेरिका लास्ट तक पहुँच गई है। ट्रंप ने CPAC को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अपनी जीत के झूठे दावों को एक बार फिर से दोहराया। उन्होंने इसके साथ ही 2024 में होने वाले अगले राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर से रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार बनने के संकेत दे दिए हैं। ट्रंप ने कहा है कि फिलहाल आज मैं अपने आप के सामने आया हूं और ये घोषणा करने के लिए 4 साल पहले जिस अतुलनीय यात्रा को हमने शुरू किया था वो अभी समाप्त नहीं हुई है। बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हम यहाँ अपने मूवमेंट, अपनी पार्टी और अपने प्यारे देश के भविष्य के बारे में बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ट्रंप ने अपनी बात शुरू करने से ऐलान किया। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मालवाहक जहाज में विस्फोट के लिए ईरान को ठहराया जिम्मेदार, कहा ईरान ने बुक किया था हमला। दरअसल इसराइल के सिंगापुर में जा रहे मालवाहक जहाज में विस्फोटक की घटना ने ईरान के उसके संबंधों में तनाव और बढ़ा दिया है। इस घटना के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है फिलहाल ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इस करतूत को ईरान ने अंजाम दिया है। ईरान इजराइल का दुश्मन है और हम उसको इस क्षेत्र में मात दे रहे हैं। इस हमले के बाद ईरान के क्षेत्रों में इजराइल ने मिसाइल से हमले भी किए थे। ज्ञात हो कि पिछले सप्ताह इजराइल के एक मालवाहक जहाज MV हिलीमियस रे में विस्फोट हुआ था और जब ओमान की खाड़ी से गुजर रहा था तब इस घटना में जहाज के चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित थे। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, म्यांमार की सड़कों पर डटे प्रदर्शनकारी आंग सू पर लगा नया आरोप। अब तक 18 लोगों की मौत। म्यांमार में हालात बेहद खराब। म्यांमार में तख्तापलट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर की गई पुलिस फायरिंग में अब तक 18 लोगों की मौत हो गई है। बावजूद इसके प्रदर्शनकारी देश के सबसे बड़े एक शहर पर सड़कों पर डटे हुए हैं। दूसरी तरफ से म्यांमार की एक अदालत ने अपदस्थ नेता आंग सान सू के खिलाफ सोमवार को एक और आरोप लगा दिया है। सू पर अशांति फैलाने के लिए दंड संहिता की धारा 505B के तहत आरोप लगाया गया है। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की नेता आंग सान सू को फरवरी को हुए सैन्य तख्तापलट के बाद से सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया था। सू की ओर से उनकी पार्टी के अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था। पहले उन पर 6 वॉकी टॉकी रेडियो के अवैध रूप से आयात करने का आरोप लगा था। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत की ज़मीन पर दावा नहीं ठोक सकेगा चीन, सेना ने बनाया काउंटर प्लान। भारतीय सेना ने चीन की विस्तारवादी नीतियों के जवाब के लिए एक खास योजना तैयार की है। इस योजना के अनुसार उत्तरी सीमा क्षेत्र में भारतीय इलाकों की दावेदारी को मजबूत करने के लिए पर्वतारोहण अभियान के साथ ही शोध अध्ययनों को बढ़ावा देगी। ये शोध देश विदेश को पत्रिकाओं में प्रकाशित होंगे। सेना 3 मार्च से लद्दाख के महत्वपूर्ण काराकोरम दर्रे में उत्तराखंड के लिपुलेख तक एक बड़ा स्कीइंग अभियान ARMEX-21 शुरू करने जा रहा है। इसमें 80 से 90 दिनों में विशेष रूप से प्रशिक्षित पर्वतारोही लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। दक्षिणी चीन सागर में ड्रैगन की बड़ी चाल। जाने सैन्य अभ्यास के पीछे चीन की बड़ी साजिश। राष्ट्रपति बाइडेन की अग्नि परीक्षा तो कहीं नहीं। दरअसल दक्षिणी चीन सागर पर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन की सेना ने एक बार फिर से उस क्षेत्र में सैन्य अभ्यास कर अपनी ताकत और उपस्थिति का एहसास कराया है। चीन ने दक्षिणी चीन सागर में कई मिसाइलें दाग दी हैं। चीन ने इस कदम के बाद अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपनी सैन्य गतिविधि तेज कर दी है।
चीन की इस हरकत ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के समक्ष एक नई चुनौती पेश कर दी है। चीन ने कोरोना महामारी और अमेरिका के आंतरिक राजनीति से जूझ रहे राष्ट्रपति बाइडेन के लिए एक नई चुनौती पेश की है। दक्षिणी चीन सागर में चीन लगातार अमेरिका के नए निज़ाम की थाल ले रहा है। आखिर दक्षिणी चीन सागर में चीन ने अपनी सैन्य गतिविधियां क्यों तेज कर रहा है? हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगवाई वैक्सीन। डॉक्टर नरेश त्रियान बोले 6 महीने भारत को मिल सकती है हार्ड इम्यूनिटी। इस बीच दोस्तों, कोवैक्सीन पर विपक्ष ने खड़े किए थे जिस सवाल, उसी कोवैक्सीन को पीएम मोदी ने लगवाया। इसके साथ ही नवीन पटनायक, नीतीश कुमार समेत कई मुख्यमंत्रियों ने लगवाया है। दरअसल आपको बता दें कि फिलहाल आज देश भर में कोविड-19 की वैक्सीन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, जहां 60 साल से ज़्यादा उम्र और गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को इस चरण में टीका लगाया जा रहा है। इसके साथ ही निजी हॉस्पिटलों में भी लोग टीका लगवा पाएंगे। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को दिल्ली स्थित एम्स हॉस्पिटल पहुंचे, जहां कोवैक्सीन का पहला डोज लिया और उन्हें योग्य लोगों को कोरोना का टीका लगवाने के साथ ही आने की अपील की है। उनके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ओडिशा के मुख्यमंत्री ने भी कोरोना का टीका लगवा लिया। वहीं कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि युवाओं को कोवैक्सीन दी जानी चाहिए। इस बीच नेपाल के सेना अध्यक्ष पूर्व चंद्र थापा ने सोमवार को मेड इन इंडिया वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। ये जानकारी नेपाली सेना ने भी दी है। आपको बता दें, इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगवाया। पीएम मोदी ने उस वैक्सीन को लगाया जिस वैक्सीन को विपक्षियों ने सवाल खड़े कर रहे थे। कोवैक्सीन को पीएम मोदी ने लगवा लिया है और प्रधानमंत्री मोदी ने तस्वीरें भी साझा की है। पीएम मोदी सुबह 6:30 बजे के करीब एम्स नहा धो के बाकायदे एम्स पहुंच गए, जहां पर उन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई है। लेकिन इसमें आपको बता दें, वैक्सीन लगाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तस्वीरें साझा करके तमाम लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। हम चलते हैं अगले अपडेट। जम्मू कश्मीर में आज़ाद को मोदी प्रेमी से सियासी हलचल तेज, पाला बदलने को लेकर दिख रही कयासबाजी। कांग्रेस के कद्दावर नेता और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे गुलाम नबी आज़ाद के अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उमड़े प्रेम से सियासी हलचल तेज हो गई है। जम्मू में G23 नेताओं के पार्टी हाईकमान के खिलाफ संघर्ष का संकेत देने का एक दिन के बाद ही सार्वजनिक मंच पर आज़ाद की ओर से मोदी की जमीनी नेता कहने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इसे सियासी समीकरणों में बड़े बदलाव के रूप में भी देखा जा रहा है। राज्यसभा में विदाई के दौरान आज़ाद की तारीफ करते हुए पीएम मोदी की आंखें भर आई थी। मोदी के भरे सदन में राज्यसभा में रिटायर्ड हो रहे हैं, लेकिन उन्हें राजनीति से रिटायर्ड नहीं होने दिया जाएगा। इन सभी घटनाक्रम में नेतार्थ भी निकाले जा रहे हैं। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। असम में प्रियंका गांधी कामाख्या मंदिर में की पूजा, भाजपा सरकार के खिलाफ शुरू की राज्यव्यापी प्रदर्शन। दरअसल असम में चुनाव का शंखनाद हो चुका है। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपने चुनाव प्रचार को धार देनी शुरू कर दी है। इस बीच इस क्रम में सोमवार को असम के रण में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की एंट्री हुई। उन्होंने गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना के साथ ही सोमवार को असम के 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत की है। पूजा अर्चना के बाद प्रियंका ने लखीमपुर में स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उसके साथ ही आदिवासी नृत्य भी किया। असम में 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को 3 चरणों में मतदान होगा। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। पीएम मोदी बोले देश में एक और कृषि क्रांति की जरूरत, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़े, ये समय की मांग है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को कृषि क्षेत्र में बजट का कार्यान्वयन पर वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा है, लगातार बढ़ते हुए कृषि उत्पादन के बीच 21वीं सदी में भारत को पोस्ट हार्वेस्ट क्रांति या फिर फूड प्रोसेसिंग क्रांति की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि देश के लिए बहुत अच्छा होता अगर ये काम 2-3 दशक पहले ही कर लिया गया होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा है कि फिलहाल आज हमें कृषि के हर सेक्टर में, हर खाद्यान्न, फल, सब्जी, मत्स्य सभी में प्रोसेसिंग पर विशेष ध्यान देना है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि किसानों को अपने गांव के पास स्टोरेज की आधुनिक सुविधा मिले। खेत से प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचने की व्यवस्था सुधार नहीं होगी। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। केरला हाई कोर्ट में पूर्व जज बीजेपी में हुए शामिल मेट्रोमैन श्रीधरन के बाद दूसरी बड़ी एंट्री बताई जा रही है। केरला विधानसभा चुनाव में मेट्रोमैन श्रीधरन के बाद उस समय के एक और बड़ी एंट्री हुई जब रविवार को केरला हाई कोर्ट के पूर्व जज
पीएन रवींद्र ने बीजेपी ज्वाइन की थी। पूर्व जज पीएन रवींद्र ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हुए हैं। जस्टिस पीएन रवींद्र की बीजेपी में एंट्री के विपक्ष के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी में शामिल होने के पहले ही ऐलान कर चुके थे। मेट्रोमैन ई श्रीधरन औपचारिक तौर पर 25 फरवरी को केरला के मल्लापुरम में आयोजित एक रैली में बीजेपी ज्वाइन की थी। इस मंच पर उनके साथ केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह मौजूद थे। केरला की राजनीति में मेट्रोमैन की एंट्री तो काफ़ी अहम माना जा रहा है। मेट्रोमैन के रूप में जाने जाने वाले बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना को पूरा करने में कुशल माने जाने वाले 28 लोग भी शामिल थे। आपको बता दें कि केरला में 140 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में मतदान होगा। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए 6 अप्रैल की तारीख निर्धारित कर दी थी। चुनाव आयोग की माने तो इस बारे में चुनाव में कुल 26 लाख वोटर भी शामिल हुए थे। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, नीतीश कुमार ने किया चुनावी वादा, 700 प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी मुफ्त में लगेगी कोविड-19 की वैक्सीन। कोरोना का नॉमिनेशन मिटाने के लिए युद्धस्तर पर टीकाकरण अभियान जारी है। हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइनर वर्कर्स के बाद आज से आप लोगों को टीका लेने की बारी आ चुकी है। ऐसे में बिहार की नीतीश सरकार ने अपना बड़ा चुनावी वादा पूरा कर लिया है। सभी सरकारों और किसानों निजी अस्पतालों में मुफ्त में कोरोना वैक्सीन के टीके दिए जाएंगे। बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके ऐलान कर दिया है। कैबिनेट की बैठक में फैसले के आधार पर ही टीकाकरण होगा, जिसमें लोगों को कोई निःशुल्क शुल्क नहीं देना होगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के अनुसार निजी हॉस्पिटलों में टीकाकरण के लिए 250 रुपये शुल्क देने होंगे, लेकिन बिहार में टीकाकरण के शुल्क का भुगतान आम लोग नहीं बल्कि राज्य सरकार अपने मद से खुद ही करेगी। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल फुरफुरा शरीफ के पीरजादा व नवगठित पार्टी के इंडियन सेकुलर फ्रंट ने किया बड़ा खुलासा। कहा फिलहाल इस बार पूरे प्रदेश में लड़ेंगे चुनाव। जी हाँ, आपको बता दें पश्चिम बंगाल में चुनाव पूरी तरीके से शुरू हो चुका है, जिनमें से अब पश्चिम बंगाल की इस रैली में जहां एक तरफ ममता बनर्जी मुस्लिमों के वोटों पर राज कर रही थी, लेकिन इस बार उनको बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि आपको बता दें कि मुस्लिमों की पार्टी एक नई पार्टी बन गई है। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा व नवगठित पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट ने इस बार पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इससे जाहिर सी बात है कि मुस्लिमों के वोट बैंक पर राजनीति करने वाली ममता बनर्जी को करारा झटका लग सकता है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।